इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 दैट इज स्क्वायर रूट 5 इज इर्राशनल। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्राशनल। ठीक है। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इस तरह के नंबर को हम प्रूव करते हैं कि वो इर्राशनल है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे लास्ट लेक्चर में हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 के लिए, दैट इज स्क्वायर रूट 3 के लिए हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 3 कैसे इर्राशनल होगा। इसी तरह हम प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 किस तरह से इर्राशनल होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जैसे लेट अस अज्यूम, हमने क्या किया था कि अज्यूम कर लिया था कि ये राशनल है, तो लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज राशनल। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया हमने। अब ये अज्यूम कर लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंडर रूट 5 जो है वो a बाई बी के फॉर्म में होगा, यानी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। ये यहाँ पर एक बात लिखनी ज़रूरी है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब इनके पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब अगर ये लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a इक्वल टू बी अंडर रूट 5, b मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बस, और कुछ नहीं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही सारे स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू b अंडर रूट 5 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर? ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या समझ में आई? इस स्टेटमेंट से क्या बात समझ में आ रही है हमें? इस स्टेटमेंट से ये बात समझ में आ रही है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है ना। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो डेफिनेटली a इज डिविजिबल बाय 5 होगा। तो वही चीज़ हमें लिखनी है, यहीं पे लिखती हूँ मैं पहले। Therefore, a square is divisible by 5. That is a is also divisible बाय 5। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क करना है। ओके, अब यहीं पे लिखते हैं इसके सेकेंड हाफ पार्ट में। अब अगर a इज डिविजिबल बाय 5, इसका क्या मतलब है कि a जो है वो 5 का मल्टीपल भी होगा, है ना। तो सो वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि a जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 मल्टीप्लाइड बाय c, जहाँ पे c क्या है, कोई भी इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c, स्मॉल c। ठीक, अब क्या करना है हमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने पे ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज
ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई थी 5b स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। और यहाँ पर 25c स्क्वायर तो है ही, दैट इज़ ये अगर 5 को हम उधर शिफ्ट कर दें तो 25 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये जो स्टेटमेंट मिली है आपको, इस स्टेटमेंट नहीं, ये जो इक्वेशन मिली है आपको, इस इक्वेशन को देखकर आप क्या बोल सकते हैं? इस इक्वेशन को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर 5 से डिवाइड हो सकता है दैट इज b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी डिवाइड हो सकता है 5 से, है ना। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। सेकंड तो यहाँ हम मार्क कर ही चुके हैं, थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है कि a जो है वो भी 5 से डिविजिबल है और b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब a के पास भी एक फैक्टर है 5 और b का भी एक फैक्टर है 5, यानी a और b दोनों का जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था कि a और b को प्राइम्स हैं, यानी इनके पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से पता लगा कि इन दोनों के पास एक और कॉमन फैक्टर है 5। तो ये बात जो हमारी है ये गलत साबित हो गई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3 a एंड b हैव ऑल्सो हैव अ कॉमन फैक्टर 5। a और b के पास क्या है? एक और कॉमन फैक्टर है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है, जो कि नहीं है। को प्राइम मतलब उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। और यहाँ पर हमें पता लग गया इक्वेशन 2 और 3 से कि इसके पास एक और कॉमन फैक्टर है 5। तो ये इस स्टेटमेंट ने हमारी बात को गलत साबित कर दिया। दिस कॉन्ट्रोडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। तो लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है, क्या लिखनी है लास्ट स्टेटमेंट? कि दिस contradiction has arisen because क्यों हुई ये contradiction? Because of our incorrect assumption. Incorrect assumption. Okay. क्या थी इनकरेक्ट assumption? That अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने ये माना था कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है। ठीक है, लास्ट में एक और लाइन लिखनी है आपको। सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज इरैशनल। ये लाइंस लिखनी ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके लास्ट में मार्क्स कटेंगे। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, तो लिखनी बहुत ज़रूरी है ये लाइन, और हर बार जब भी क्वेश्चन होगा तो ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ इरैशनल। अब आपको इसको प्रूव करना है। अब ये कॉम्बिनेशन में हमारा सेकंड वाला टाइप है ये, है ना। तो हमने क्या सीखा था इसमें कि सबसे पहले तो हमारी स्टेटमेंट यही होगी कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो इरैशनल प्रूफ करने के लिए हमें दिया हुआ एक कॉम्बिनेशन, उसको हम रैशनल अज्यूम कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ रैशनल। हमने ये प्रूव कर लिया, अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब ये अज्यूम किया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 3 + 2 अंडर रूट 5 जो होगा
वो a बाई बी के फॉर्म में होगा। आप इसको p और q भी ले सकते हैं, a और b, ज़रूरी नहीं कि हर बार a और b ही लिया जाए, p बाई q भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि जो भी आपने लिया है, जैसे मैंने अगर a और b लिया है तो वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, ये लिखना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये बता दें कि भाई हमने जो वैल्यूज़ ली हैं इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। ये को प्राइम्स हैं, ये बात पता लगी। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या करना है हमें किसी तरह से अपने ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है, मतलब आई मीन ये जो √5 जो है, इसको अलग करना है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर उसको हमें दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, हमने सीखा था। तो शिफ्ट करते हैं। अब एक साथ तो हो नहीं सकता है, एक एक करके होगा। ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? ये a और ये हो जाएगा 3b। उसके बाद अब 2 को शिफ्ट करते हैं, √5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई b, और ये 2 डेफिनेटली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। अब देखिए हमारा जो काम था कि हमें √5 को एक साइड पे करना था, जो कि हमने कर दिया। अब यहीं पे ही हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a माइनस 3b एक रैशनल नंबर, एक इंटीजर है। इसी तरह 2b एक इंटीजर है। इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर एक इंटीजर ही होगा, यानी वो एक रैशनल नंबर के ही फॉर्म में होगा। राइट साइड पे आपको एक रैशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको एक इर्रेशनल नंबर दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि √5 जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो कैसे कोई रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर एक साथ बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो पहले लिख लेते हैं इसको कि सिंस a and b are integers, ठीक है, we get a minus 3b by 2b is rational and √5 is rational। मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये लाइन जो लिखी है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि दिस इज रैशनल एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल, जो कि है नहीं, तो यहीं पे ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that √5 is irrational, इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये जो फैक्ट है √5 जो है वो इर्रेशनल है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? गलत साबित कर रहा है। तो लास्ट में फिर से वही स्टेटमेंट लिखनी है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए हर बार वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption that, क्या अज्यूम किया था हमने कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी। इस अजम्पशन की वजह से ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आया, है ना। सो वी कंक्लूड दैट
विजिबल है ना, हाँ ठीक है विजिबल है. सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इर्राशनल. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कोई मुश्किल है नहीं वैसे, फिर भी देख लेते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 1/√2. ठीक है, और ऊपर लिखा है प्रूव दैट दी फॉलोइंग आर इर्राशनल. आपको प्रूव करना है कि ये इर्राशनल है. आप इसको खुद भी प्रूव कर सकते हैं, वही सारे स्टेप्स होंगे. क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट अस अज्यूम 1/√2 इज राशनल. सबसे पहले हमने यही अज्यूम कर लिया है. ठीक है, इसके बाद अगर ये अज्यूम किया है तो क्या मतलब हुआ कि 1/√2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा. यहाँ पे लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. ठीक है, ये लिखेंगे. उसके बाद क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में कि आपको √2 को अलग करना है, मतलब एक साइड पे लेके जाना है. तो इस वाली इक्वेशन से मैं क्या कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं ऐसा लिख सकती हूँ b = a √2, और इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ √2 = b/a. ये अपनी जगह पर रह गया, a को शिफ्ट कर दिया तो b/a. अब देखिए ज़रा, आपके राइट साइड पे आपको b/a यानी एक इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर है ना, तो ये कंप्लीट रैशनल नंबर के फॉर्म में है. तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल है नहीं, ये इर्राशनल है. तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. तो वही स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट b/a. ये b/a मिल गया हमें, जो कि क्या है, रैशनल है. अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा. एंड √2 इज रैशनल. मगर क्या है, ये √2 जो है वो रैशनल तो नहीं है. रैशनल नहीं है तो यहाँ पे क्या आया, कॉन्ट्रडिक्शन आया, है ना. बट दिस ये वाली स्टेटमेंट जो है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्राशनल. इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि इर्राशनल है. कॉन्ट्रडिक्शन आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था. तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, क्यों, ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption क्या assumption थी, that 1/√2 is rational. ये हमारी assumption थी, और इस वाली assumption की वजह से ये contradiction पैदा हुआ, जो कि गलत साबित कर रहा है हमें, है ना. तो we conclude that 1/√2 is irrational. डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इर्राशनल हो जाएगा. क्लियर. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्या लिखा है, 7√5. तो फिर से वही अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल. अज्यूम कर लिया भाई हमने, है ना. अब अगर ये रैशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7√5 a/b के फॉर्म में होगा, वेयर हर बार वही स्टेप लिखना है हमें, कोई अलग नहीं है. बस मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. a एंड b आर
यहाँ पे आर नहीं लिखा था, अच्छा आर को प्राइम्स, ठीक है। अब अगर को प्राइम है, ठीक बात है, और यहाँ पर ये लिखा है, हमें क्या करना है, √5 को अकेला छोड़ना है, 7 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये ऐसा भी होगा, ऐसा हो जाएगा √5 = a/7b, है ना। अब यहाँ पर राइट साइड पे आपको दिख रहा है इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, यानी एक इंटीजर यानी कि एक रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हमारी बात जो है वो गलत हो गई। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस a and b आर इंटीजर्स we get a/7b is rational and √5 is rational, ठीक है। उसके बाद but this contradicts the fact that √5 is irrational, इसको contradict कर रहा है, तो this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 7/5 is rational, ये हमारी incorrect assumption थी, so we conclude that 7/5 is irrational। सिंपल, यही सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। अब इसका थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही है, लिखा है 6 + √2, इसको प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। फिर से वही करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है, कि लेट अस अज्यूम, देखिए बार बार हम लोग वही काम कर रहे हैं ना, कि 6 + √2 इज रैशनल, हमने अज्यूम कर लिया है। अब ये अज्यूम किया है, इसका मतलब क्या है कि 6 + √2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पर a और b कैसा है, को प्राइम है, वेयर a and b आर को प्राइम्स, ये लिखना ज़रूरी है, हर बार लिखना है। आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्टेप्स और वर्ड सब कुछ याद हो जाएगा कि कैसे क्या लिखना है, जबकि आप रटेंगे भी नहीं, रटने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, √2 जो है उसको एक साइड पे करना है और 6 को दूसरे साइड पे लेके जाना है, तो √2 = a/b - 6, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 = इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आया a, यहाँ पे आया 6b, बस सिंपल एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखने से पहले a और b हमें पता है इंटीजर है, मतलब को प्राइम है, इंटीजर है ना। तो a - 6b एक इंटीजर होगा और b एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, तो ये पूरा एक इंटीजर है, दैट इज़ ये पूरा एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, मगर है नहीं, तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं, सिंस a and b are integers, we get a - 6b by b is rational and √2 is rational, ठीक, ये मिला हमें। लेकिन ये क्या है, गलत है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आया है, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये लिखना ज़रूरी है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is rational, sorry, √2 is irrational, ओके। इस फैक्ट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है ये वाली स्टेटमेंट, है ना। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट इस फैक्ट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है,
तो फिर से वही लास्ट स्टेटमेंट कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption क्या assumption थी? that 6 plus under root 2 is rational. ये हमारी assumption थी जो कि गलत थी, तो हमने conclude कर दिया. so we conclude that क्या कंक्लूड किया हमने कि 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है क्या है? इर्राशनल है, इज इर्राशनल. ठीक है, ये कंक्लूजन हुआ इसका. तो देखिए सारे क्वेश्चंस जो भी जितने भी हमने किए अभी, वो सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन, सब में एक ही तरह से करना था, कुछ अलग नहीं था. लेकिन हाँ, फिर से मैं वो बात कहूँगी कि आपको कुछ भी रटना नहीं है. अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप भूल जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा. समझ के करना है आपको, और क्यों कर रहे हैं हम ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहीं पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय.